हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MK साइंस क्लासेस पर। तो मेरे दोस्तों, आज का जो सेशन रहेगा वो सेशन रहेगा आपका रेलवे ALP साइंस का सेशन रहेगा। और भाई साहब, बड़ा ही शानदार सेशन रहेगा आपके लिए। जो मेरा भाई चैनल से नया जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब करे, वीडियो को लाइक शेयर करता रहे। ये जो सेशन रहेगा ये प्रीवियस पेपर में आने वाले क्वेश्चंस हैं और बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। इसी के आधार पर आपका जो एग्जाम आएगा उस पर क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए एक बार। कह रहा है कि दोनों वस्तुओं के बीच का बल हमेशा बराबर है, वह विपरीत दिशा में होता है। यह विचार न्यूटन के किस नियम में दिया गया है? ठीक है जी, इसका मतलब कह रहा है कि दो वस्तु के बीच में जो फोर्स है वो हमेशा बराबर रहेगा पर विपरीत दिशा में रहेगा। ठीक है जी। यह विचार न्यूटन के किस नियम पर दिया गया है? द फोर्स आर बिटवीन टू बॉडीज इक्वल एंड अपोजिट द आइडियाज स्टेटेड इन द नॉन इन द फॉर्म्स ऑफ न्यूटन। न्यूटन के कौन से फॉर्म्स में बताया गया भाई साहब? न्यूटन का कौन सा लॉ था? जल्दी से कमेंट करके बताइए। न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, न्यूटन का सेकंड लॉ है, न्यूटन का थर्ड लॉ है, एंड ऑल ऑफ द अबव? जल्दी से बताइए। तो आपको पता होगा दोस्तों, एक होता है एक्शन टू रिएक्शन। क्या होता है? एक्शन, एक्शन टू रिएक्शन तो हम बोलते हैं क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया। कुछ क्रिया होगी और उसके प्रति क्या होगा? प्रतिक्रिया होती है। तो ध्यान रखना, वो कौन सा होता है? न्यूटन का आपका लॉ होता है। कौन सा? थर्ड लॉ होता है। कौन सा होता है दोस्तों? थर्ड लॉ। कौन सा होता है मेरे बच्चों? थर्ड लॉ। तो ध्यान रखना, न्यूटन का जो थर्ड लॉ है यही कहना चाह रहा है कि भाई साहब, कोई भी दो वस्तुओं के बीच में एक फोर्स होता है वो बराबर रहेगा। क्या होगा? यदि वस्तु आपके आगे की तरफ जा रही है तो फोर्स पीछे की तरफ लगेगा। ध्यान रखना, जैसे मान के चलो आप बंदूक से गोली चलाते हो, बंदूक की गोली आगे तरफ जा रही है तो झटका के साथ मारते, पीछे की तरफ मारते हो। जैसे आप स्विमिंग करते हैं तो स्विमिंग करते समय क्या होता है? आप पानी को पीछे की तरफ फेंकेंगे, आप आगे तरफ जाएंगे। जैसे मैं कहूँ आपसे कि भाई साहब, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल, जैसे रॉकेट का उड़ना होता है, वो ऊपर की तरफ जाता है, इसका मतलब फ्यूल नीचे की तरफ फेंकता है, जो आग होती है और किस तरफ जाएगा? ऊपर की तरफ जाता है। तो ये क्या होता है? न्यूटन के आपके लॉज हैं। जैसे आप तीर का मन खींचते हो पीछे की तरफ, तीर का मन किस तरफ जाती है? आगे की तरफ। तो ध्यान रखना ये बात, उसके कौन से में? थर्ड लॉ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। न्यूटन के थ्री लॉज थे, तीन लॉज थे। पहले में क्या क्या है? इसमें कहा था लॉ ऑफ इनर्सिया। लॉ ऑफ इनर्सिया, पहले नियम को बोला जाता है लॉ ऑफ इनर्सिया। तो हिंदी में बोलते हैं दोस्तों जड़त्व का नियम। क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम बोलते हैं भाई पहले नियम को। ठीक है। इसमें ये कहा था कि कोई वस्तु रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, जब तक उस पर भारी फोर्स लगाकर उसको चलाया नहीं जाएगा। या फिर कोई वस्तु गतिमान है, किसी वेग से है तो वेग में ही रहेगी जब तक उसको भारी फोर्स लगाकर उसको रोका ना जाए। ठीक है जी, तो ध्यान रखना। यही एक एग्जाम्पल होते हैं। जैसे मान के चलो अचानक से गाड़ी चलती है, कोई व्यक्ति उस पर बैठा हुआ है तो क्या होगा? वो किस तरफ झुकता है? पीछे की ओर। ठीक है। और अचानक से गाड़ी रुकती है तो किस तरफ झुकेगा? आगे की तरफ। ऐसी गाड़ी होती है, मोटरसाइकिल, जो भी आप लगाओगे। जो सेकंड लॉ था इसमें कहा था फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। का मतलब इसमें सेकंड में कहा गया था फोर्स बराबर क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से बायोगैस का घटक नहीं है। निम्नलिखित में से बायोगैस का घटक कौन सा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ बायोगैस? तो कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड है? जल्दी से कमेंट करके बताइए मेरे बच्चों। वेरी गुड, जय हिंद, जय भारत, वेरी गुड, वेरी गुड। गुड इवनिंग दोस्तों, शानदार, बहुत अच्छा। तो ध्यान रखना, बायोगैस का जो घटक नहीं है, देखिए मीथेन तो होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। तो ध्यान रखना, कौन सा नहीं होती है? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती है। कौन सा? बायोगैस का घटक नहीं। आपसे कहने लगे कि देखिए, आपका जो मीथेन गैस होती है कहाँ कहाँ से निकलेगी? देखिए दोस्तों, धान के खेत से। धान का खेत होता है ना मेरे दोस्तों, धान के खेत से निकलेगी। दूसरा, जुगाली करता पशु। जुगाली करता पशु। ठीक है जी। आपने देखा होगा जुगाली जो करता है खाना खाने के बाद वो करता है ना, जुगाली मुंह चलाता है। तो ध्यान रखना, धान के खेत से जुगाली करते हुए पशु के मुंह से, दलदल से, इससे जो दलदल होता है ना, दलदल भूमि होती है, उससे भी ये निकलने का काम करता है। कौन सा? तो कौन सा? मीथेन गैस जो होती है। धान के खेत से जुगाली गैस जो होता है उससे भी। और ध्यान रखना, एक और होता है आपका गोबर गैस। कौन सा होता है? गोबर गैस से भी कौन सी निकलती है? गोबर गैस से भी कौन सी निकलती है दोस्तों? मीथेन गैस निकलती है। हम करते हैं विशेष तौर पर, ध्यान रखिए। ठीक है जी दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, न्यूलैंड के अष्टक के नियमों में निम्नलिखित तत्वों में से अंतिम तत्व कौन सा होगा? जो न्यूलैंड का जो अष्टक नियम था, ठीक है, जो ऑक्टेव जो लॉज था,
उसमें जो लास्ट वाला एलिमेंट होगा उसका नाम क्या होगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वाज द लास्ट एलिमेंट इन ड्यूलेंट्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है, ऑक्टेव नियम जो था, तो ध्यान रखना वो कौन सा होगा, ब्रोमीन होगा, थोरियम होगा, रुबेडियम होगा, या फिर हाइड्रोजन होगा। जल्दी से बताइए मेरे बच्चों। दोस्तों ध्यान रखना, जो लास्ट ऑक्टेव रूल्स के अंदर जो आता है आपका तत्व, वो होता है आपका थोरियम। क्या होता है मेरे बच्चों, थोरियम होता है। ध्यान रखना ब्रोमीन जो होता है ये आपका क्या होता है, नॉन मेटल। इसके बारे में कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। और ये ऐसा नॉन मेटल होता है दोस्तों, तो कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में, मतलब इसको हम कह सकते हैं द्रव्य अवस्था में। कैसा होता है, ये द्रव्य अवस्था में होता है ब्रोमीन, ये अधातु होती है, विशेष तौर पर ध्यान रखें। ठीक है जी। आपसे कहने लगे हाइड्रोजन के बारे में, तो भाई साहब ध्यान रखना, इसको कहते हैं फ्यूचर का ईंधन, फ्यूचर फ्यूल बोलते हैं इसको, फ्यूचर फ्यूल कह दे सकते हैं, या हम कह सकते हैं आपका भविष्य का ईंधन कह सकते हैं हम। हाँ, भविष्य का ईंधन इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, जब सब चीज़ खत्म हो जाएगी तो हाइड्रोजन का फ्यूल के तौर पर यूज किया जाएगा, हाइड्रोजन जो एटम नंबर 1 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, डीएनए का एक खंड जो प्रोटीन की जानकारी देता है उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, तो डीएनए का एक खंड होता है जो प्रोटीन की जानकारी देगा, उसे क्या कहते हैं, द अ सेक्शन ऑफ डीएनए द प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ वन प्रोटीन इज कॉल्ड। क्या कहेंगे उसको दोस्तों, उसको लाइसोसोम कहेंगे, उसको गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम कहेंगे, उसको जीन कहेंगे, उसको केंद्रक या न्यूक्लियस कहेंगे। जल्दी से बताइए, लाइसोसोम, लाइसोसोम या फिर क्रोमोसोम या फिर जीन या फिर न्यूक्लियस। तो ध्यान रखना दोस्तों, आपको पता होगा मेरे भाइयों, आपकी डीएनए की स्ट्रक्चर होता है ऐसे करके, तो इस पर क्या होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं दोस्तों, इस तौर पर ध्यान रखना, इस पर क्या होते हैं, छोटे छोटे ऐसे क्या करके होते हैं, ऐसे जीन होते हैं। ठीक है, जीन होते हैं, तो विशेष तौर पर ध्यान रखना। इसका आंसर क्या होगा मेरे भाइयों, इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, जीन। ठीक है, ये क्या करते हैं, क्योंकि हम विशेष तौर पर हम बात करें डीएनए जो होता है, इसकी फुल फॉर्म की मैं बात करता हूँ। फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक, न्यूक्लिक एसिड होता है। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड जो फुल फॉर्म होती है वो डीएनए की फुल फॉर्म होती है। ठीक है जी, तो ध्यान रखना, डीएनए का खंड जो प्रोटीन की जानकारी देता है वो क्या होता है, वो आपका जीन होता है। ठीक है जी। यदि आपसे पूछने लगे जीन शब्द के खोजकर्ता कौन है, तो खोजकर्ता की मैं बात करता हूँ, तो मेरे दोस्तों जो खोजकर्ता हुए हैं इसके, वो हैं आपके कौन, वो है दोस्तों आपके जॉनसन। कौन है, जॉनसन। ठीक है जी, जॉनसन है, और इन्होंने 1909 के अंदर किसके बारे में बताया था, जीन के बारे में बताया। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, बायोगैस में मिथेन का प्रतिशत होता है, मतलब जो बायोगैस होता है उसमें मिथेन का कितना परसेंट होता है। अभी मैंने बताया था बायोगैस में मिथेन गैस होती है, तो कह रहा है कि बायोगैस के अंदर कितना मिथेन का प्रतिशत होता है। जो बायोगैस होती है उसके अंदर बताएंगे 75%, गोबर गैस हम कह सकते हैं 90%, 80% या 60%। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मिथेन इन बायोगैस, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मिथेन इन बायोगैस, बायोगैस के अंदर मिथेन का कितना प्रतिशत होता है, 75, 90, 80, 60। ध्यान रखना आपको कितना होता है, 75% होता है बायोगैस में मिथेन का परसेंटेज, ध्यान रखना। ठीक है जी, तो सबसे ज्यादा इसका मतलब हम कह सकते हैं सबसे ज्यादा बायोगैस में क्या होता है, मिथेन होता है दोस्तों। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 6, छठा क्वेश्चन पढ़िए, जब एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 40,000 किलोमीटर त्रिज्या के ग्रह पृष्ठ भाग से घूमता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य की गणना करना है। इसका मतलब कह रहा है कि कोई भी आपका उपग्रह है, कोई भी सैटेलाइट है, और वो पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है 40,000 किलोमीटर की उससे, और उसी पृष्ठ पर घूम रहा है भाई, तो कह रहा है गुरुत्वाकर्षण बल से जा रहा है, और वही वो जा करके वहीं पर और वहीं आ जाएगा। ध्यान रखना, जैसे मान के चलो ये अर्थ है, और इस अर्थ के चक्कर लगा रहा है कोई भी सैटेलाइट, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूमता आ रहा है, और दोस्तों ये यहाँ से चला और यहाँ से जा करके और दोबारा यहाँ आ गया। तो ध्यान रखना, जब कोई भी ऑब्जेक्ट जिस स्थान पर कहीं भी विदेश में घूम जाए, ऐसे घूम कर आ जाए, और भाई साहब वापस उस स्थान पर आ जाए, तो उस समय में जो कार्य होता है वो जीरो होता है। क्या होता है दोस्तों, कार्य जीरो होता है। तो विशेष तौर पर ध्यान रखें, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, वो क्वेश्चन क्या होगा, 0 जूल। कितना होगा, जो वर्क होगा कितना होगा, 0 जूल होता है। विशेष तौर पर ध्यान, बिल्कुल आपको सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो किसमें घूम रहा है, पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर मार रहा है, तो वहां से आकर के वापस वहीं आ गया। तो 40,000 हो, 4 लाख हो, या कितने किलोमीटर हो सकता है, दोबारा वहीं पर आ रहा है। ठीक है जी, तो ध्यान रखना 0 जूल होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों। देखिए मेरे बच्चों, यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। जो आपका भाई एएलपी की तैयारी कर रहा है उसके पास भेजा, बड़ी शानदार क्वेश्चंस रहेंगे आपके लिए। और ये जो सारे क्वेश्चंस है प्रीवियस पेपर के, ओरिजिनल पेपर है आपका, वो सारे क्वेश्चंस उठाकर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है जी, चलिए
बहुत अच्छे। आपके कार्य से हमें मोटिवेशन मिलता है, हम प्रत्येक दिन आपके लिए ऐसी क्लासेस लाते रहेंगे। देखिए, सबसे तन्यता वाली धातु जो है वो कौन सी होती है, विच इज द मोस्ट डक्टाइल जो मेटल होती है, सबसे ज्यादा जो डक्टिलिटी होती है वो किस धातु के अंदर होती है। आपको पता है कि डक्टिलिटी मोस्टली किसके अंदर होती है, धातु के अंदर होती है ना। जर्नली जो धातुएं होती है वो कैसी होती है, डक्टाइल होती है। मेलेबिलिटी मतलब कि आघातवर्धकता होती है, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी गुड कंडक्टर होती हैं, ठीक है जी। और जर्नली कैसी होती है, सॉलिड होती है। जो आपकी क्या होती है, धातुएं जो होती है, मेटल्स जो होती हैं। तो ध्यान रखना, तन्यता धातु कौन सी है, पीबी मतलब लेड होगा, सॉरी जो आपका होता है लेड पीबी, और एजी सिल्वर होगा, एचजी मरकरी होगा, या फिर एयू सोना होगा। जल्दी से बताइए। ठीक है, ये सिंबल होते हैं मेरे दोस्तों। पीबी किसका होता है, लेड का होता है, ठीक है। एजी सिल्वर का होता है, ध्यान रखें। एचजी किसका होता है, मरकरी का होता है। और भैया एयू किसका होता है, गोल्ड का होता है मेरे। ठीक है जी, विशेष तौर पर ध्यान रखें। तो इसका आंसर क्या होगा, सबसे ज्यादा तन्यता होती है तो इसके अंदर होती है गोल्ड के अंदर होती है, इसके अंदर होती है दोस्तों, गोल्ड के अंदर आपकी तन्यता सबसे ज्यादा होती है। मैं बता देता हूँ आपको। कहते हैं कि 1 ग्राम गोल्ड में, 1 ग्राम गोल्ड में, 1 ग्राम सोने में 2 किलोमीटर लेंथ की वायर बनाई जाती है। ठीक है जी। तो 1 ग्राम गोल्ड में 2 किलोमीटर लंबी वायर बनाई जा सकती है, तार बनाई जा सकती है। बहुत पतला खींचा जा सकता है। तन्यता का मतलब ये होता है कि किसी भी धातु को उसकी पतली पतली तार खींचना ही तन्यता है। और डक्टिलिटी होती है जिसको हम बोलते हैं आघातवर्धता। डक्टिलिटी का मतलब होता है मेरे दोस्तों, उसकी पतली पतली चादर बनाए जाना, पीट पीट कर उसकी पतली चादर बनाए जाना, वो भी धातु ही होंगी। और भाई साहब, तन्यता की मैं बात करूं तो वो भी क्या होंगी, धातु ही होती है। ठीक है, और धातु में भी कौन सी धातु होती है सबसे ज्यादा, वो होती है आपकी गोल्ड होता है, सोना होता है। यदि मैं आपसे कहने लगूं कि गोल्ड को किस में घोला जा सकता है, आपने देखा होगा कभी कभी सोने को क्या होता है, इस पर जब मिट्टी या धूल कण जम जाते हैं तो उसको साफ करने के लिए सोनार के पास ले जाया जाता है। तो ध्यान रखना वो क्या करता है, एक होता है HCl और एक होता है दोस्तों HNO3। ठीक है, HCl होता है, HNO3, इसको मिलाने पर जो बनता है दोस्तों उसको बोलते हैं एक्वारीजिया। क्या बोलते हैं, एक्वारीजिया बनता है, जो क्या करता है, सोने को घोलने का काम करेगा। क्या करेगा, ये क्या करता है, सोने को घोलने का काम, सोने को घोलने का काम। ठीक है जी, घोलने का काम जो करता है वो कौन करता है मेरे भाइयों, वो आपका क्या करता है, आपका एक्वारीजिया करता है। इसको रेशो होता है आपका HCl प्लस HNO3। ठीक है जी, इसको हम बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। क्या बोलते हैं वैसे, नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान रखें भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 8 है। एक गोलीय दर्पण के परावर्तित पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है, जिसे क्या कहा जाता है। एक गोलीय दर्पण के परावर्तित पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है, जिसे क्या कहा जाता है, द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज अ पॉइंट कॉल्ड द, क्या कहा जाएगा भाई साहब, जल्दी से बताइए। द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज अ पॉइंट कॉल्ड द, उसको क्या कहेंगे, पोल्स कहेंगे, उसको फोकस कहेंगे, उसको त्रिज्या रेडियस कहेंगे, उसको द्वार क्या अपार्चर कहेंगे। जल्दी से बताइए। तो ध्यान रखना, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है, उस बिंदु को क्या बोलते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं भाई साहब, उसको कहते हैं पोल्स। क्या कहते हैं दोस्तों, पोल्स कहा जाता है। क्या कहता है, ध्रुवक क्या, पोल्स कहा जाता है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो होता है, क्वेश्चन नंबर 9 है। किसी भी परमाणु के कक्ष में समायोजित किया जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या को किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है। मतलब कि कहना चाह रहा है कि किसी परमाणु कक्ष में, कहना चाह रहा है भाई किसी के एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या है, कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसको किस सूत्र के द्वारा दर्शाया जा सकता है। तो ध्यान रखना, वो 2n होगा। हम इंग्लिश में बोलेंगे द मैक्सिमम नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन अ सेल इन इंडिकेटेड बाय द फॉर्मूला। तो क्या होगा, 2n होगा, 2n स्क्वेयर होगा, 2n3 होगा, या फिर 4 की पावर n की पावर 2 होगा। जल्दी से बताइए। तो मेरे बच्चों वो क्या होगा, 2n स्क्वेयर। क्या होगा, 2n स्क्वेयर। देखिए, आपको पता होगा जो आपके सेल होते हैं कि आपके सेल्स होते हैं, यहाँ मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, आपने देखा होगा जैसे ऐसे करके चारों तरफ होंगे, KLMN, ऐसे O होगा। ठीक है, ऐसे सेल्स होते हैं। आपको पता है जी, इसमें होता है 2, 8, 18, 32, ऐसे होते हैं ना, 2, 8, 18, 32। तो समझिए, आप यहाँ जो 2n की वैल्यू जो है, आप n की वैल्यू आपको रखनी है, मतलब n की वैल्यू पहले 1 रखते देखें। तो आप जब यहाँ n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 की पावर 1 की पावर 2 बराबर क्या होगा, 1 1 होगा तो कितना होगा, 2 होगा। तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहाँ देखिए,
अब की बार n की पावर 2 रख के देखें, ठीक है, तो कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब की बार n की पावर 3 रख के देखिए, 3 3 9, और 3 3 9 होगा, और क्या होगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा। उसके बाद अब की बार n की वैल्यू 4 रख के देखिए, कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 16 दूनी 32। तो देखिए 2 8 18 32, 2 8 18 32, ठीक है जी। आपको सेल्स को भरने के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान रखना, आप किसका फॉर्मूला का यूज करेंगे, 2n², किसका यूज करते हैं, 2n² यूज करते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, पुष्प के मध्य में स्थित मादा प्रजनन भाग क्या होता है। तो फूल होता है, फूल के बीच में मादा प्रजनन, एक फीमेल आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है, उसका नाम क्या होता है, जल्दी से बताइए। तो व्हाट प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ अ फ्लावर्स फॉर्म्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। क्या होगा, वो पुंकेसर होगा, मतलब स्टेमन्स होगा, पंखुड़ी होगा या पीटल्स होगा, अंडप या कार्पेल्स होगा, या फिर बाह्य दल जिसको हम बोलते हैं सेपल्स। जल्दी से बताइए क्या होगा मेरे बच्चों। तो ध्यान रखना भाई साहब, आपको पता है पुष्प के मध्य में स्थित मादा प्रजनन भाग जो होता है उसको क्या कहते हैं हम, कार्पेल्स बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं अंडप। क्या बोलते हैं दोस्तों, कार्पेल्स, अंडप होता है। और फीमेल में आपको पता होगा, जैसे हम यदि एक ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन मनुष्य की बात कम करते हैं, ठीक है। यदि मनुष्य की हम बात करें तो मनुष्य में आपने सुना होगा फीमेल के अंदर क्या होता है, ओवम होता है। क्या होता है, ओवम, जिसको हम बोलते हैं अंडाणु। क्या बोलते हैं दोस्तों, अंडाणु कहा जाता है, ठीक है। और यदि मैं मेल की बात करता हूँ तो मेल में क्या होता है, आपका स्पर्म होता है, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं शुक्राणु, ठीक है दोस्तों। विशेष तौर पर कि मेल और फीमेल के अंदर बात करें तो क्या होता है, ओवम, और मेल मेल में क्या होता है, स्पर्म होता है। इससे होता है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, जब स्पर्म ओवम के साथ मिलेगा तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है, ठीक है जी बच्चों, ध्यान रखना। ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल में एक ओवम निकलता है 28 दिन के बाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, गलत आणविक सूत्र के बारे में बताना है। इसमें से कौन सा आणविक सूत्र गलत है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट सेट ऑफ अ मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसमें से कौन सा फार्मूला गलत है दोस्तों, देखिए आपके सामने है, देख रखा है C2H5OH, ये एल्कोहल है। CH3COOH एसिटिक एसिड का फार्मूला है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, या फिर HNO3 वॉशिंग सोडा है। देखिए बच्चों क्या होगा, तो ध्यान रखना, इसमें से जो गलत है, आप सभी को पता होगा दोस्तों, ये क्या होता है, वॉशिंग सोडा होता है। क्या होता है, वॉशिंग सोडा का फार्मूला गलत है, क्योंकि यहाँ पर HNO3 है, इसको हम बोलेंगे क्या चीज़, नाइट्रिक एसिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नाइट्रिक एसिड बोलेंगे भाई साहब, ठीक है। ये नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला है, HNO3 या नाइट्रिक एसिड होता तो बिल्कुल सही होता। तो वॉशिंग सोडा लग रखा है, वॉशिंग सोडा, आप जल्दी से बताइए क्या होगा। यहाँ मैं आपके सामने लिख रहा हूँ वॉशिंग सोडा, आप इसमें से कौन सा होगा, Na2CO3.10H2O, इसका मतलब वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला ये है, या फिर NaHCO3 ये है। जल्दी से बता देना कमेंट करके, आप तक आज आपने बताया नहीं है कि इसका आंसर क्या होगा, जी जल्दी से बताइए, वेरी गुड। ध्यान रखना, इसका आणविक सूत्र जो कौन सा गलत है, फोर्थ वाला HNO3, क्योंकि ये किसका, नाइट्रिक एसिड का, यहाँ पर वॉशिंग सोडा लग रखा है मेरे बच्चे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, मनुष्य का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है। मनुष्य का ऐसा कौन सा हिस्सा होता है जो सांस लेने को नियंत्रित करने करेगा, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन, ठीक है। मनुष्य का कौन सा हिस्सा, तो मनुष्य के ब्रेन का है ना, मनुष्य के ब्रेन, या मतलब मस्तिष्क का, ऐसा हम लिखेंगे। मनुष्य के ब्रेन का ऐसा कौन सा हिस्सा होता है जो सांस लेने के लिए नियंत्रित करता है, या ब्रेन का भी हो सकता है, या फिर हम कहते हैं नर्वस सिस्टम का भी हम कह सकते हैं। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन रेगुलेट ब्रीथिंग, है ना, सांस लेने को नियंत्रित करेगा। अनुमस्तिष्क सेरिबेलम होता है, प्रमस्तिष्क सेरिब्रम होता है, मध्य मस्तिष्क मिड ब्रेन होता है, या फिर मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए दोस्तों। तो ध्यान रखना, जो मनुष्य का सांस लेने की जो दर होती है उसको नियंत्रित जो करता है, कंट्रोल जो करने का काम करेगा, रेगुलेट जो करता है, वो करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। कौन करता है दोस्तों, मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है। और ये पार्ट होता है आपका हिंड ब्रेन का एक पार्ट होता है, क्योंकि तीन पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन के अंदर जो आपके आ जाते हैं वो आ जाता है आपका, कौन सा आ जाता है, एक आपका आ जाता है सेरिब्रम, ठीक है जी। और कौन सा होता है, डाइएंसी फेलोन जो होता है, इसमें थैलेमस और हाइपोथैलेमस आ जाता है। और आपका जो मिड ब्रेन होता है उसमें आता है आपका कॉर्पोरा वगैरह जो आती हैं, कॉर्पोरा कार्डिजिनियस जो होती है। और आपका पश्चिम मस्तिष्क जो होता है उसमें आता है सैरिबेलम, और आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा, और एक होता है स्पाइनल कॉर्ड। ये पश्चिम मस्तिष्क के अंदर आते हैं। तो ध्यान रखना, मेडुला ऑब्लोंगेटा और को क्या काम करेगा आप समझिए। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये क्या करेगा, आपके हार्ट बीट का भी कंट्रोल करने का काम करता है, हार्ट बीट, ठीक है जी। हम कह सकते हैं जो आपकी इनवॉलेंट्री रिएक्शंस होती हैं, जो आपकी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, उनको कंट्रोल करने का काम जो होता है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा का काम होता है। जैसे हार्ट बीट होता है ना, हृदय की धड़कन हम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं बीपी ना, ब्लड प्रेशर जो होता है, इसको कंट्रोल करने का काम करेगा। हम कह सकते हैं डाइजेशन जो होता है, डाइजेशन
है ना। डाइजेशन जो होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, उसको कंट्रोल करने का काम किसका होता है दोस्तों, वो भी किसका होता है, आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा का होता है। और दूसरी बात, श्वसन दर क्या होता है, श्वसन दर जो होती है, रेस्पिरेशन जो सिस्टम होता है, उसको कंट्रोल कौन करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये ऐसी कार्य हैं जिनका आपके शरीर पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है, आप कभी कहने लोगे जी हम रोक सकते हैं, ठीक है, कुछ समय के लिए रोक सकते हैं परंतु परमानेंट नहीं रोक सकते हैं, ध्यान रखना। तो ये मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होता है, हार्ट बीट हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, आपका पलक झपकना हो गया, आपका स्नीजिंग पावर है ना, जिसको छींकना हो गया, ठीक है जी, भूख लगना हो गया, ये सभी एक अनैच्छिक क्रियाएं हैं। इन अनैच्छिक क्रियाओं पर जो नियंत्रण करता है वो करता है आपका कौन सा, मेडुला ऑब्लोंगेटा, जिसको हम बोलते हैं इनवॉल्टरी रिएक्शन। इसी बच्चों का ध्यान रखें इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, दिए गए कथनों में से मानव वयस्क कंकाल के संबंध में सही कथनों की व्याख्या करें। तो द नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ह्यूमन एडल्ट स्केलेटन फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट्स, ठीक है, मनुष्य के स्केलेटन सिस्टम कंकाल तंत्र के अकॉर्डिंग बताना है भाई इनमें से कौन सी बात आपकी कथन सही है, इनमें से कौन कौन से कथन सही है, तो बताना है भाई साहब। प्रत्येक लिम्ब जो होता है, देखो दोस्तों ये जो लिम्ब लिखा हुआ है ना, इस लिम्ब को क्या बोलते हैं, ये लिम्ब आपके पैर और हाथ होते हैं, क्या होते हैं, पैर और हाथ। इसका मतलब हम कह सकते हैं फोर लिम्ब और हिंड लिम्ब। देखिए समझिए, यहाँ फोर लिम्ब आपके सामने लिख रहा हूँ, फोर लिम्ब, और एक होता है दोस्तों हिंड लिम्ब, कंफ्यूज नहीं होना है। फोर लिम्ब का मतलब होता है दोनों दोनों हाथ होते हैं दोस्तों, और आपका हिंड लिम्ब जो होता है ये होते हैं दोनों दोनों पैर, ठीक है जी। क्योंकि दोस्तों इन दोनों में जो हड्डियों की संख्या जो होती है, क्योंकि जो दोनों हाथ हैं, एक हाथ में आपके में कितनी संख्या होती है हड्डियों की, 30 हड्डियों की संख्या होती है, ठीक है। तो कितना हो गया, दोनों हाथों में 60 और दोनों पैरों में 60, 6 दूनी 12, तो इसका मतलब फोर लिम्ब और हिंड लिम्ब में जो हड्डियों की संख्या होती है मेरे दोस्तों, वो कितनी होती है, 120, कितनी होती है, 120 संख्या होती है, विशेष तौर पर ध्यान रखें। तो यहीं पर ये कह रहा है कि प्रत्येक लिम्ब में 30 हड्डियां होती है, तो हम कह सकते हैं भाई एक लिम्ब में हमारे में कितनी हड्डियां हैं, हम कह सकते हैं सर जी एक हाथ में कितनी हड्डियां हैं, है ना, तो लिम्ब में कितने, 30। और हम कह सकते हैं सर जी पैर में, एक पैर में कितनी होगी, 30, तो इसका मतलब ये बात सही है, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। दूसरा कह रहा है कार्पेल्स की संख्या 16 होती है। देखिए दोस्तों, आपका जो यहाँ पर वाला हाथ होता है ये कार्पेल्स होता है, ऊपर वाला हथेली जो होती है मेटाकार्पल्स होता है, और जो उंगली होती है इनको बोलते हैं, साइंस की बात है, फ्लेंजियस, ठीक है जी। तो ये कार्पेल्स मेटाकार्पल्स, कार्पेल्स में आपकी 8 हड्डियां होती हैं एक हाथ में, ठीक है। यहाँ जो गोली सी होती है ना, यहाँ पर एक कलाई घूमती है ऐसे, विशेष तौर पर ध्यान रखें। तो इसमें 8, इसमें 8, तो 8 दूनी 16 हो गया, कितना हो गया, 8 8 दूनी 16, तो इसका मतलब कार्पेल्स की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 16 होती है। तो इसका मतलब सीधी सी बात है, ये भी सही है, कलाई में जो होती है कार्पेल्स। आगे देखिए, टार्सल की संख्या जो होती है 14 होती है। टार्सल जो होता है दोस्तों, ये टकना होता है पैर का, पैर का टकना जो होता है, एक टकने में 7 हड्डियां होती हैं, ठीक है। जैसे आपकी कलाई में यहाँ 8 है, ऐसे एक पैर में जो टकना होता है, जहाँ से आपका पंजा जो घूमता है, वो वाला जो भाग होता है उसमें 7 होती है, और 7 7 कितना हो गया, 14 हो जाता है, ठीक है जी, ध्यान रखें। आगे आता है मेटा कार्पल्स जो होती है की संख्या 10 होती है। तो मेटा कार्पल्स क्या होती है, देखो ये कार्पल्स है, और ये क्या हो गया, मेटा कार्पल्स, हथेली जो है। तो हथेली में हड्डी की संख्या कितनी होती है, 10, बिल्कुल सही बात है। 5 इसमें होती है, 5 इसमें होती है, बिल्कुल सही बात है सर जी, 5 उंगली तो 5 इधर उधर होगी ना, 1 2 3 4 5 ऐसे करके होती है, 5 और 5 10 हो गया। उसके बाद कह रहा है मेटा टार्सल की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। इसका मतलब देखो ये टार्सल है तो 14 होगी, अब मेटा टार्सल आगे जाएगा तो 5 5 ही होती है मेटा टार्सल की, ये बात क्या हो जाती है, गलत हो जाती है मेरे दोस्तों। तो विशेष तौर पर ध्यान रखें, ये बात तो गलत होगी, तो इसमें से सही बताना था। तो पहला भी सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है, और फोर्थ भी सही है, तो इसका मतलब ये चारों आंसर इसके हो जाते हैं। इसमें जो गलत है वो कौन सा हो गया, मेटाटार्सल, ठीक है। तो इसमें ये कह सकते कंकाल के संबंध में सही कथन की संख्या है या फिर सही कथन की संख्या नहीं है, ये कह सकते थे हम। तो ध्यान रखना तीनों आंसर होंगे इसके, ठीक है दोस्तों, विशेष तौर पर चलिए। क्योंकि आपको पता है टोटल बॉन्ड जो होती है, टोटल बॉन्ड मनुष्य के अंदर कितनी होती है, 206। जो वयस्क है, यदि मैं बच्चे की मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो बच्चे में हड्डियों की संख्या होती है, वो होती है 300, 300 से अबव, कितनी होती है, 300 अबव होती है, 300 अबव होती है, 300 से अबव होती है, 300 से ऊपर होती है, विशेष तौर पर ध्यान रखें, ठीक है बच्चों, ध्यान रखें। बच्चे के अंदर हड्डियों की संख्या 300 से अबव होती है, और टोटल जो एक वयस्क मनुष्य होता है हम सभी जैसे, तो उसमें हड्डियों की संख्या जो है 206 होती है। स्टडी ऑफ बोन्स क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, आप इतना समय नहीं है बहुत सारे क्वेश्चंस भी करने दीजिए, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, मोहन के रक्त में कैल्शियम का स्तर उच्च है, मतलब कि जो मनुष्य का मोहन है, और मोहन का जो रक्त है उसमें कैल्शियम का जो मात्रा है वो ज्यादा है ना। किस हार्मोन की अधिकता से यह प्रभाव हो सकता है, भाई ऐसा कौन सा हार्मोन से ऐसा रिलीज हुआ है, कम हुआ है, क्या हुआ है जिसकी वजह से उसकी कैल्शियम की मात्रा रक्त में ज्यादा हो गई है, ठीक है जी, ध्यान रखें। कौन सा होगा दोस्तों बताइए, मोहन हैज हाई लेवल ऑफ कैल्शियम इन हिज ब्लड, एक्सेस ऑफ विच हार्मोन्स कैन कॉज दिस इफेक्ट।
जल्दी से बताइए। तो कौन सा होगा वो? थायरोकैल्सिटोनिन होगा, ग्रोथ हार्मोन होगा, पैरा हार्मोन्स होगा, या फिर इंसुलिन हार्मोन्स होगा? किसकी वजह से आपका ये कैल्शियम की मात्रा ब्लड में ज्यादा हुई है? जल्दी से बताइए दोस्तों। तो ध्यान रखना मेरे बच्चों। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? पैराथार्मोन। कौन सा होगा? पैरा थायराइड होती है, सुनिए, एक होती है थायराइड। कौन सी होती है? थायराइड होती है। और एक होती है पैराथायराइड। ठीक है। ये आपकी दो ग्रंथियां होती हैं। ये गले में सामने है, और पैराथायराइड इससे जस्ट पीछे होती है, ये वाली। ये फर्स्ट नंबर पर है, और ये कौन सी होती है? सेकंड नंबर। पहले सामने ये है थायराइड, और पिछली कौन सी थी? पैराथायराइड। इस पैराथायराइड से हार्मोन्स निकलता है, पैराथायरोक्सिन हार्मोन्स। कौन सा निकलता है? पैराथायरोक्सिन हार्मोन्स निकलता है, जिसका काम होता है कैल्शियम के स्तर को मेंटेन करना। ज्यादा है तो उसको कंट्रोल करना, कम है तो उसको ज्यादा करना। ध्यान रखना, इसी वजह से क्या हो जाता है आपका? आपका क्या हो जाता है? रक्त में कैल्शियम की मात्रा का स्तर हो जाता है, वो क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। ठीक है जी। क्योंकि इसका काम है, इसकी मजबूरी होती है, क्योंकि क्या करता है भाई साहब, आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम की मात्रा को कंट्रोल करने का भी काम करता है। ठीक है, कम हो जाएगा फिर दिक्कत हो जाएगी, तो जिससे क्या होता है, आपकी हड्डियों को क्या मिलता है? कैल्शियम की मात्रा मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का एक रूप नहीं माना जाता? इसमें से पदार्थ का कौन सा रूप नहीं माना जाएगा? जो लिखे हुए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड अ फॉर्म ऑफ मैटर? इनमें से पदार्थ का कौन सा एक भाग नहीं है, कौन सा रूप नहीं है? देखिए, इलेक्ट्रॉन पदार्थ का बिल्कुल है। आर्द्रता, चलिए आगे पढ़िए। उसको परमाणु है, एटम, ये भी भाग होता है। पानी, वाटर, ये भी एक पदार्थ ही है। तो देखिए मैं आपसे सामने लिख रहा हूँ, ऐसे मान के चलिए, आपके सामने मैंने वाटर ही लिख दिया, वाटर, पानी। तो पानी सबसे पहले मैं बात करूँ, ये कंपाउंड है, क्या है? और कंपाउंड है तो उससे पहले क्या रहा होगा? ये पदार्थ भी तो है, कोई पदार्थ भी तो है पानी, मतलब एक मैटर भी है। चलिए ये बात क्लियर हुई आपसे, ये मैटर भी है। ठीक है जी। देखिए मैं पानी को बनाता हूँ, तो पानी के अंदर यदि छोटा एक मॉलिक्यूल की मैं बात करूँ, छोटा कोई ना कोई कण होगा, तो हम कह सकते हैं उसको एटम। ठीक है। हर एक पदार्थ के अंदर होता है एटम आपका। और एटम जो होता है वो तीन चीजों से मिलकर बना होता है, किस किस से? इलेक्ट्रॉन से। किससे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर आपका जो बना होता है दोस्तों, वो क्या बना होता है दोस्तों? ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से आपका कोई भी एटम बना होता है। तो इलेक्ट्रॉन दे रखा होता है, परमाणु भी होता है, पानी भी होता है, ये भी क्या होते हैं? पदार्थ का एक रूप होता है। परंतु आर्द्रता जो है, एक ह्यूमिडिटी है, ये तो एक प्रकृति हो गई भाई साहब। आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, पानी के अंदर जो आर्द्रता होती है, हम कह सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट में नमी आ रही है, ह्यूमिडिटी आ रही है, वो एक अलग से क्या है, उसकी प्रकृति होती है। तो ध्यान रखना, ये एक पदार्थ का एक रूप नहीं है आर्द्रता। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, पानी को ब्लीचिंग पाउडर से मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? यदि आपने क्या किया है, आपने पानी के अंदर ब्लीचिंग पाउडर मिलाया है, पानी को ब्लीचिंग पाउडर मिलाने पर, पानी को ब्लीचिंग पाउडर रखा हुआ, उसमें पानी डाल दिया आपने ऊपर से, तो मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? विच गैस रिलीज व्हेन वाटर इज एडेड एडेड टू ब्लीचिंग पाउडर? ऑक्सीजन निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, हाइड्रोजन निकलेगी, क्लोरीन निकलेगी? जल्दी से बताइए। तो ध्यान रखना, जब ब्लीचिंग पाउडर में आप क्या मिलाते हो मेरे दोस्तों? पानी मिलाते हैं, तो क्या निकलती है भाई साहब? आपका क्लोरीन गैस निकलती है। कौन सी निकलती है दोस्तों? क्लोरीन गैस। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, सर्च लाइट जो होती है, सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा होता है? सर्च लाइट वही होती है भाई साहब, एक डॉक्टर के पास एक बैटरी होती है, उसमें जो अगला शीशा होता है, या फिर आपने देखा होगा पुलिस वाले के पास एक बैटरी होती है, टॉर्च जो होती है, उसके सामने जो शीशा लगा होता है, वो कौन सा आपका दर्पण होता है, शीशा होता है? तो उत्तल दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है, समतल दर्पण होता है, बेलनाकार दर्पण होता है? जल्दी से बताइए। वो रिफ्लेक्ट करेगा सर, ध्यान रखना। तो कौन सा होगा दोस्तों? ध्यान रखना, जो आपका सर्च लाइट होता है उसमें होता है आपका कौन सा? अवतल दर्पण। क्या करेगा? अवतल दर्पण जो होता है, ये क्या करता है? फोकस करेगा, और लाइट को क्या करेगा भाई साहब? लाइट को क्या करने का काम करेगा? कन्वर्जिंग। क्या करेगा? कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है पता है? कन्वर्जिंग का मतलब होता है इकट्ठा करना। क्या होता है? इकट्ठा करना। ठीक है, ये लाइट को इकट्ठा करेगा। ठीक है जी। इसको हम बोलते हैं अभिसारी। क्या बोलते हैं? साइंस की भाषा में बोलेंगे अभिसारी। ठीक है, इकट्ठा करने का काम जो करता है वो अवतल दर्पण करता है। परंतु जो लेंस होता है इसका उल्टा होता है। ठीक है, लेंस क्या होता है? उल्टा होता है। क्योंकि यहाँ अवतल दर्पण इकट्ठा कर रहा है, परंतु वहां पर उत्तल लेंस इकट्ठा करने का काम करेगा। इसका मतलब कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? अभिसारी होता है, कन्वर्जिंग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 18 है, जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध को श्रृंखला जोड़ा जाता है तो करंट का मान होगा? मतलब कहना चाह रहा है कि कोई भी आपका वायर है, ऐसे हम कह सकते हैं, एक परिपथ में कई प्रतिरोध, मतलब कोई रेजिस्टेंस लगाए गए हैं, श्रृंखला को जोड़ा गया है, और उसमें किसमें जोड़ा गया? श्रृंखला में जोड़ा गया, मतलब किसमें जोड़ा गया? सीरीज में जोड़ा गया है, जोड़ा जाता है, तो करंट का मान क्या होगा? ध्यान रखना भाई साहब, आपने मान के एक वायर है, यहाँ पर कोई बल्ब लगा दिया, फिर यहाँ लगा दिया, फिर यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, ये बात कहना चाह रहा है, रेजिस्टेंस है। ठीक है जी, रेजिस्टेंस है ये। ठीक है, प्रतिरोध है ना, ओम में वैल्यू होती है रेजिस्टेंस की।
ऐसा यूनिट होती है। तो कहना चाह रहे करंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जो करंट जा रहा है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कम हो जाता है या फिर एक रहता है मतलब रिमेन द सेम, या फिर बढ़ता है इंक्रीज होता है, या फिर आधा हो जाता है। जल्दी से बताइए क्या होता है, बिकम्स हाफ। तो ध्यान रखना भाई साहब, जब ये आपका सीरीज में आपकी क्या लगी हुई है, आपका कोई भी ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, कोई बल्ब है, पंखा है, आपने देखा ब्याह शादी में जो लाइट लगी होती है वो सीरीज में लगी होती है, ध्यान रखना उसमें क्या होगा भाई साहब, आपका जो करंट होगा कैसा रहेगा, एक ही रहता है, सेम ही रहता है। कैसा रहता है, सेम रहता है जी। ठीक है जी, करंट कैसा रहेगा, सेम ही रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, संवेग मोमेंटम जो होता है, मोमेंटम को, संवेग को उनके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाएगा, तो ध्यान रखना आपको सभी को पता होगा, P बराबर जो होता है वो क्या होता है, P बराबर क्या होता है, mv, क्या होता है, P इक्वल टू क्या होता है, mv। उसका मतलब P का मतलब होता है मोमेंटम, क्या होता है, मोमेंटम होता है दोस्तों। और दोस्तों m का मतलब होता है द्रव्यमान मतलब मास, ठीक है। और v का मतलब होता है वेलोसिटी, क्या होता है, वेलोसिटी। तो हिंदी में इसका मतलब कह सकते हैं संवेग, ठीक है जी। इसका गुणनफल है मास मतलब द्रव्यमान का, द्रव्यमान गुना इसका वेग। तो बच्चों तो ध्यान रखें, तो संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग, तो इसका मतलब सीधे आंसर का हो जाता है, कौन सा आंसर हो जाता है, द्रव्यमान और वेग का क्या होता है, गुणनफल होता है। ठीक है जी बच्चों, कौन सा, मोमेंटम, P इक्वल टू होता है mv, द्रव्यमान गुना वेग। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल चींटियों में होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड प्रेजेंट इन रेड आंट, लाल चींटियों में कौन सा अम्ल होता है, तो जल्दी से बताइए, फॉर्मिक अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है, बेंजोइक अम्ल होता है। जल्दी से बताइए, फॉर्मिक, लैक्टिक एसिड, बेंजोइक। तो ध्यान रखना, जो आपकी लाल चींटियां होती है उसमें होता है फॉर्मिक अम्ल। याद करने का तरीका ऐसे लगा लो कि लाल चींटियां कहाँ पर पाई जाती है, फॉर्म में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है, फॉर्म में रहती है काटने के लिए, या फिर फार्म जो होती है खेतों में पाई जाती है लाल चींटियां। ठीक है जी, तो ध्यान रखना, लैक्टिक एसिड जो होता है वो दूध में पाया जाएगा, दूध में, छाए में, दही में जो पाया जाता है लैक्टिक एसिड। एसिटिक एसिड जो होता है वो होता है सिरका, सिरका, और किसमें, अचार में। और भाई साहब बेंजोक जो होता है वो होता है हरी घास में होता है, हरी घास में। ठीक है जी, तो विशेष तौर पर ध्यान रखें, विशेष तौर पर ध्यान रखें बच्चे। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से, क्वेश्चन नंबर 21 है, ब्लू बेबी सिंड्रोम बीमारी किस प्रकार के प्रदूषण जल को पीने से होती है। ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है जिसमें बच्चा नीला पड़ जाता है, हम ये कह सकते हैं। तो किसकी कमी के कारण होता है भाई, क्या करेंगे, जल में क्या होता है, क्लोराइड की मात्रा होती है, नाइट्रेट, आर्सेनिक या फ्लोराइड। जल्दी से कमेंट करके बताइए मेरे बच्चों। तो ध्यान रखना, ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होगा, जब कैसा दूषित जल होगा, यदि जल किसमें, किसकी मात्रा है, नाइट्रेट की मात्रा होती है, तो जिसकी वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम होती है। आपने कभी सुना होगा, जैसे आपका कोई भी हार्ट का भाग होता है, इसमें दो लेयर होती है हार्ट के अंदर, ठीक है। देखिए बच्चों, आपके सामने मैं बात करता हूँ, आपका कोई भी हार्ट है उसको चार भागों में बांटा जाता है। तो विशेष तौर पर ध्यान रखना मेरे बच्चों, इसमें क्या होता है, बीच की एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं सेप्टम की लेयर। क्या बोलते हैं, सेप्टम लेयर। और सेप्टम की लेयर जो डिप्लेट होती है ये खत्म हो जाती है, किसकी वजह से, नाइट्रेट वाले पानी को पीने से। ठीक है जी, तो यदि क्या होगा, इसमें एक में क्या होता है आपका प्योर ब्लड होता है, एक में क्या होता है इम्प्योर ब्लड होता है। जो आपका लेफ्ट साइड वाला होता है इसमें प्योर ब्लड होता है, यहाँ प्योर होगा, और यहाँ पर कैसा होता है, इम्प्योर ब्लड। विशेष तौर पर ध्यान रखें, तो क्या होता है, यदि आपका इसमें क्या हो जाता है, ये टूट जाती है, तो ये प्योर इम्प्योर ब्लड मिल जाएगा, और बच्चा कैसा हो जाता है, नीला पड़ के उसकी मृत्यु होने की संभावना होती है। तो ध्यान रखना, नाइट्रेट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, चेचक के वायरस का नाम क्या होता है। तो चेचक के वायरस का नाम क्या होता है, रूबी ओला वायरस होता है, वेरिसेला वायरस होता है, वेरी ओला वायरस होता है, या फिर मिक्सो वायरस होता है। जल्दी से बताइए। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो चेचक का वायरस होता है उसका नाम होता है वेरिसेला। कौन सा होता है, वेरिसेला वायरस होता है, चेचक के वायरस का नाम होता है मेरे बच्चे। चलिए शानदार क्वेश्चन है भाई साहब, वेरी गुड, कमेंट करते रहिए। ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन होता है, स्टडी ऑफ ऑन्कोलॉजी। तो किसकी होती है स्टडी, ध्यान रखना, स्टडी के अंदर किसी का रिसर्च किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो केंचुए का अध्ययन होता है, वृद्धावस्था का होता है, फूलों का होता है, कैंसर का होता है। जल्दी से बताइए मेरे बच्चों, ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन होता है। ऑन्कोलॉजी होता है मेरे बच्चों, वो होता है कैंसर का। किसका होता है, कैंसर का। केंचुए का जो होता है, केंचुए का हम कह सकते हैं, केंचुए का अध्ययन क्या, पालन नहीं होता है वैसे, जो होता है विटिकल्चर। कौन सा होता है, विटिकल्चर होता है दोस्तों, सॉरी क्या होता है, ये तो होता है अंगूर का, आपका होता है वर्मी कल्चर। कौन सा होता है, वर्मी कल्चर। कौन सा होता है, वर्मी कल्चर जो होता है वो किसका होता है, आपका केंचुए का होता है। वृद्धावस्था का होता है जेरंटोलॉजी, जेरंटोलॉजी क्या होता है दोस्तों, जेरंटोलॉजी जो होता है, जेरंटोलॉजी जो होता है वृद्धावस्था का होता है। और ये फूलों का जो होता है इसको हम बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। क्या बोलते हैं,
फ्लोरिकल्चर बोलते हैं उसको तो, ठीक है जी बच्चों, ध्यान रखें। तो फ्लोरिकल्चर होता है पालन फूलों का, वृद्धावस्था जेरेंटोलॉजी, केंचुआ का अध्ययन जो होता है वर्मी कल्चर होता है, और कैंसर का क्या होता है ऑन्कोलॉजी। चलिए बहुत शानदार, आपके जवाब बहुत शानदार आ रहे हैं मेरे दोस्तों, ठीक है जी। बहुत सारे क्वेश्चन हमको करने हैं भाई साहब, ठीक है जी, ध्यान रखा, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रखिए। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, एक वर्ष की बूंद की गोलाकार, ठीक है, एक वर्ष की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या होता है? तो भाई साहब एक वर्षा है ये, तो वर्षा की बूंद का गोलाकार किसका कारण है? बारिश की बूंद ऊपर से गोल आती है, इसका कारण क्या होता है? पृष्ठीय तनाव होता है, वायुमंडलीय दाब होता है, द्रव्य का घनत्व होता है, गुरुत्व होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए मेरे दोस्तों। वेरी गुड, शानदार, जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, गुड इवनिंग। तो ध्यान रखना वो क्या होता है? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के कारण क्या होता है? बारिश की बूंद जो होती है वो गोल होती है, ध्यान रखना, बारिश की बूंद जो होगी गोल होगी, प्लस में जो आपकी पतली सुई होती है वो पानी पर तैर जाती है, किसकी वजह से? सरफेस टेंशन के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखें भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 25, वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दाब डालता है, मतलब जो वायुमंडल जो प्रेशर होता है वो ज्यादा प्रेशर डालेगा, परंतु हम उसका अनुभव क्यों नहीं कर पाते हैं? भाई वायुमंडल दाब तो होता है परंतु हमें फील क्यों नहीं हो पाता है? इसका रीजन ये होता है भाई साहब, क्योंकि आपका क्या होता है, वायुमंडल का दाब ऊपर से लग रहा है और भीतर से आपका क्या लग रहा है? हार्ट पंपिंग कर रहा है ब्लड की। तो ध्यान रखिए भाई साहब, भीतर से आपका ब्लड जो वो पंपिंग कर रहा है, बाहर से वायुमंडल दाब लग रहा है, तो ये क्या रहा है? मेंटेन होकर रखता है, इसी वजह से आपको फील नहीं होगा। तो देखिए क्वेश्चन जो आपका ऑप्शन है फर्स्ट, हमारी हड्डियां काफी मजबूत होती हैं, इसका दबाव पर सहन कर सकती है, नहीं जी। हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दाब डालता है, चलिए। थर्ड है, हमारे सर का स्थायी क्षेत्रफल बहुत अधिक छोटा होता है। फोर्थ है, हम इसके दबाव आपसे बाहर रहते हैं, ठीक है जी, या फिर हम इसके दबाव से क्या होते हैं? बाहर रहते हैं। जल्दी से बताइए। तो हमारा रक्त वायुमंडलीय दाब से कुछ अधिक दबाव डाल रहा है, तो इसी वजह से क्या होगा दोस्तों? वो क्या होगा? आपका मेंटेन रहता है, इसी वजह से आपको फील नहीं होता है वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो आपको फील नहीं होगा मेरे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 26, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है नहीं है? इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है मेरे बच्चों? तो क्या है भाई साहब? भाई साहब प्रीवियस पेपर में आने वाले क्वेश्चन से ध्यान रखें भाई। तो ध्यान रखना, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है, बिल्कुल सही बात है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु से ध्वनि का वेग कम हो जाता है, ये बात गलत है। थर्ड है, वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता, ये बिल्कुल सही बात है। आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि वेग प्रभावित नहीं होता। तो ध्यान रखना मेरे बच्चों, इसका आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? आपका कौन सा होगा? सेकंड आंसर होगा, आर्द्रता के बढ़ने पर वायु के ध्वनि का वेग कम हो जाता है, ठीक है जी, ये बात गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 है, जल में या जल से उत्पन्न तरंग है ना, जिसका किस प्रकार की तरंग होती है? जल में आपकी तरंग होती है, वो किस प्रकार की तरंग होती है? ऐसे चलती है ना, ऐसे करके, तो ध्यान रखो किस प्रकार की होंगी? अनुप्रस्थ तरंग होंगी, अनुदैर्घ्य तरंग होंगी, यांत्रिक तरंग होंगी, ये सभी होंगी। तो ध्यान रखना, जल में उत्पन्न होने वाली तरंग वैसे दोनों होती है, परंतु मोस्टली ज्यादा मात्रा में जो होती है ऐसे करके पानी जो चलता है, तो वो ध्यान रखना वो कौन सी होंगी? अनुप्रस्थ तरंग होंगी, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स फेज। क्या बोला जाता है? ट्रांसवर्स फेज बोला जाता है। ये आपकी कौन सी होती है? जल के अंदर उत्पन्न होने वाली तरंगें होती हैं दोस्तों। मेरे दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लग रही है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करते रहे, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करते रहे भाई। जो दोस्त इसकी तैयारी कर रहा है उसको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी, आपको तो आपका भला होगा और उनका भला होगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 है, समुद्री जल को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है? जो आपके समुद्र का पानी होता है उस किस प्रोसेस से उसको साफ किया जाता है? उसको हम बोलते हैं आसवन विधि, जिसको हम बोलते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस, प्रभाजी आसवन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस, इवोपरेशन या फिल्ट्रेशन। जल्दी से बताइए। तो समुद्री जल को किस विधि से अलग शुद्ध किया जाता है, पीने योग्य बनाया जाता है, साफ बनाया जाता है? उसको हम बोलते हैं बेटा आसवन विधि। क्या बोलते हैं दोस्तों? आसवन विधि, जिसको बोलते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है। आपने देखा होगा आरओ का पानी जो होता है, तो आरओ जो होता है वो किस पर काम करता है? इसी पर काम करता है, जिसको हम बोलते हैं आरओ, जिसको हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस की फुल फॉर्म होती है रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या होती है? रिवर्स ऑस्मोसिस। ध्यान रखना, समुद्री जल को किससे रिफाइन किया जाएगा, साफ किया जाएगा? वो किया जाता है दोस्तों आसवन विधि के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 है, इनमें से कौन परमाणु का भाग नहीं है? मतलब कि कौन सा एटम का पार्ट नहीं है? एटम का भाग नहीं है, जल्दी से बता दीजिए। एटम का कौन सा भाग नहीं होता? इलेक्ट्रॉन नहीं होता, प्रोटॉन नहीं होता, न्यूट्रॉन नहीं होता, फोटोन नहीं होता। सही बात है भाई साहब, कौन सा नहीं होता? आपको पता है कि एटम के 3 पार्ट होते हैं दोस्तों। आपका कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन होता है सर जी, प्रोटॉन होता है, और कौन सा होता है? न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। तो तीनों पे है, तो सीधी सीधी बात है कौन सा नहीं होता? फोटोन। फोटोन जो होता है किसकी यूनिट होती है? लाइट की। किसकी होती है? लाइट की यूनिट होती है। ध्यान रखें भाई, लाइट की जो सबसे छोटी इकाई होती है फोटोन होती है, बंडल ऑफ फोटोन्स होते हैं जिससे लाइट बनती है दोस्तों, ध्यान रखें भाई, ठीक है जी। इनमें से कौन सा परमाणु भाग नहीं है? तो वो होता है फोटोन, ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? भाई साहब इनमें से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? भाई साहब कौन सी केमिकल रिएक्शन नहीं है? तो भोजन का पकना, कागज का जलना, पानी का भाप में बदलना, कोयले का जलना। जल्दी से बताइए, ऐसी कौन सी प्रोसेस है जो केमिकल प्रोसेस नहीं है? केमिकल प्रोसेस के अंदर होता है बेटा
एक बार यूज करने के बाद उसको दोबारा यूज में नहीं लाया जाता है मेरे भाइयों। तो ध्यान रखना वो कौन सा होगा, भोजन का पकना। भाई साहब भोजन का पक जाता है तो भाई साहब दोबारा यूज में नहीं लिया जाएगा, इसका मतलब ये केमिकल प्रोसेस है। कागज जल जाएगा दोबारा यूज में नहीं लिया जाएगा, ये भी कैसी है, केमिकल प्रोसेस है। पानी को वाष्प में बदलना, किसमें बदलना, जो वाष्प होता है पानी को वाष्प में बदला जाता है। तो भाई साहब पानी को वाष्प वाष्प से पानी में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये आपकी कैसी होती है, फिजिकल प्रोसेस होती है। कोयले का जलना, कोयले को जलने के बाद उसको यूज में नहीं लाया जा सकता, तो वो कौन सा होता है, पानी का भाप में बदलना। ठीक है जी, ये कैसी होती है, फिजिकल चेंजेस होते हैं। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 31 है। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, वैसे इसमें से मिलान करना है, कौन सा मिलान सही नहीं है, जल्दी से बताइए। तो एनीमोमीटर वायु वेग, सिस्मोग्राफ भूकंप मापन, बैरोग्राफ जहाज की चाल को मापन, या फिर हाइग्रोमीटर आर्द्रता। जल्दी से बताइए मेरे दोस्तों। एनीमोमीटर है, ये बिल्कुल सही बात है, वायु के वेग को बताता है। सिस्मोग्राफ जो होता है ये भूकंप को मापने का काम करता है, सिस्मोग्राफ। बैरोग्राफ जो होता है ये बिल्कुल गलत बात है, जहाज की गति नहीं है भाई साहब। ये बैरोग्राफ जो होता है ये आपका क्या होता है, वायुमंडलीय दाब को मापने का काम करेगा। वायुमंडलीय वायुमंडलीय दाब को मापने का काम जो करता है वो कौन सा होता है, बैरोग्राफ या बैरोमीटर जो होता है। बैरोग्राफ को दर्शाया जाता है, बैरोमीटर से मापा जाता है। हाइग्रोमीटर जो होता है आर्द्रता को मापेगा। तो इसका मतलब सीधा सीधा आंसर कौन सा हो जाता है भाई साहब, थर्ड आंसर होता है। ये बात गलत है, ठीक है, ये सम्मिलित नहीं है, ये मिलान नहीं करता है। बैरोग्राफ जो होता है ये क्या करता है, वायुमंडलीय दाब को मापने का काम करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 जो है, आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जाता है। आयोडीन का मिश्रण है और पोटेशियम क्लोराइड का मिश्रण है, तो उस मिश्रण को कैसे अलग किया जा सकता है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस से बिल्कुल नहीं, आज अवसादन विधि से द्वारा नहीं भाई साहब, आसवन विधि से डिस्टिलेशन नहीं जी। कौन सा होता है, ऊर्ध्वपातन। कौन सा होता है दोस्तों, ऊर्ध्वपातन प्रोसेस के माध्यम से, जिसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या होता है, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन प्रोसेस के माध्यम से क्या किया जाता है, इस आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण को क्या कह सकता है, अलग किया जा सकता है मेरे भाइयों। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 है, त्वचा पर बाल। जो त्वचा पर बाल निकलते हैं ये कैसे होते हैं, तो देखिए ये क्या होता है, मूलतः अधिचर्म। अधिचर्म को दोस्तों क्या बोला जाता है, इसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। और एक होता है चर्मी, इसको हम बोलते हैं डर्मिस। क्या बोलते हैं, तो ध्यान रखना, डर्मिस जो होती है ये आपकी आउटर लेयर है। कैसी लेयर है, ठीक है, ये कौन सी लेयर होती है, ये आपकी होती है सेकंड लेयर, ये होती है आउटर लेयर। आउटर लेयर होती है, ठीक है जी, और ये क्या होती है, सेकंड लेयर। ठीक है जी, चलिए ध्यान रखना, क्या कह रहा है कि मूलतः अधिचर्म होते हैं परंतु मृत कोशिकाओं से बने होते हैं। ये बात तो क्या है भाई साहब आपका, गलत है। बाल के बारे में कहता है मूलतः अधिचर्म होते हैं और जीवित कोशिका से होते हैं, ये बात गलत होती है। मूलतः चर्मी होते हैं और मृत कोशिका से बने होते हैं, हाँ ये बात सही है। मूलतः चर्मी होते हैं और जीवित कोशिका से बने होते हैं, ये बात गलत है। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसका आंसर क्या होगा, ये कैसे होते हैं भाई साहब आपके, ये कैसे होते हैं, मूलतः चर्मी होते हैं। कैसे वाले होते हैं, ये डर्मिश होते हैं। ठीक है, और कैसे होते हैं, मृत कोशिका से बने होते हैं। ठीक है जी दोस्तों, ध्यान रखें भाई। ठीक है, ये सेकंड लेयर से निकलते हैं और कैसे होते हैं, डेड सेल्स होती है इसके अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 है, संरचनाओं के कौन से युग्म प्राय पादप और जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। संरचनाओं के कौन से युग्म प्राय पादप और जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं, मतलब जंतु की और पादप की सेल है उसमें क्या सेम सेम चीजें हैं ये बताना है। कोशिका भित्ति तो बिल्कुल गलत कर दो, क्योंकि आपकी पादप के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाएगी, सेल वॉल पाई जाती है, परंतु आपका जंतु के अंदर नहीं पाई जाती है। न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट भाई साहब आपका जंतु में नहीं पाया जाएगा, पेड़ पौधे में पाया जाएगा। ठीक है जी, अंत प्रदव जालिका और कोशिका कला ये हो सकता है, और आपका क्या है, कोशिका कला और कोशिका भित्ति ये नहीं हो सकता। इसका आंसर क्या होता है भाई साहब, अंत प्रदवी जालिका और कोशिका कला जो होती है ये आपकी पादप की सेल और एनिमल की सेल, मतलब जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों के अंदर पाई जाती है। ठीक है, ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 है, एक समान वेग से चल रही गाड़ी में से एक व्यक्ति प्लेटफार्म पर एक गेंद गिराता है। ऐसे करके प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति द्वारा देखे जाने वाली गेंद का पथ कैसा होगा। ठीक है जी, मान के चलो एक व्यक्ति, एक ट्रेन चल रही है तेजी से और वो उसने कुछ चीज गिराई है और प्लेटफॉर्म पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, तो उसको जो गेंद है वो कैसी दिखाई देगी, तो बताइए भाई, परवलयाकार, पैराबोला आकार में दिखेगी, रिजु रेखा मतलब स्ट्रेट लाइन में दिखेगी, विड्थ सर्कल दिखेगी, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए मेरे दोस्तों, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे समझा। तो ध्यान रखना वो कैसे होगा, पैराबोला इस शेप में आपके दिखती है भाई साहब, पैराबोला शेप में। ठीक है जी, ध्यान रखना, जो आपके प्लेटफॉर्म में व्यक्ति खड़ा होगा उसको इस शेप में दिखेगी बॉल। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 है, पेट्रोल से लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता, क्योंकि भाई पेट्रोल से आग लगी है और आप उसमें पानी से उसको बुझा रहे हो, तो भाई साहब क्यों नहीं बुझती है वो आग। देखिए ज्वाला इतनी गर्म होती है कि जल से ठंडा नहीं कर पाते, तो बात गलत होगी। दूसरी बात, जल एवं पेट्रोल अमिश्रणीय है और पेट्रोल ऊपरी परत बनाता है, अतः जलता रहता है। चलो ठीक है ये बात। अगला कह रहा है कि जल एवं पेट्रोल में रासायनिक अभिक्रिया होती है, भाई बिल्कुल गलत बात है। उसके बाद जल एवं पेट्रोल एक दूसरे से मिश्रणीय, मिलते तो है ही नहीं भाई, जल और पेट्रोल।
तो ध्यान रखना क्या होता है आपका, जल और पेट्रोल मिश्रणीय है, एक दूसरे मिलते नहीं है। पेट्रोल क्या होता है, ऊपरी परत बना लेता है, पानी के ऊपर आ जाता है और उस पर क्या लगी रहती है, आग लगती रहती है। तो इसका आंसर जो होता है मेरे दोस्तों कौन सा हो जाता है, आपका आंसर नंबर सेकंड हो जाता है। ठीक है जी बच्चों, ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है। इनमें से मनुष्य के जो गुर्दा होता है उसका सामान्य कार्य नहीं है, तो जल्दी से बताइए। रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना, रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रित करना, यूरिया को छानकर बाहर निकालना, ठीक है, या फिर कई हार्मोनों का निकालना करना। जल्दी से बताइए, आप इसमें कमेंट में बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, सभी देखेंगे आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है जी, 37 का आप बताएंगे, गुर्दे का, मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है वो बताना है भाई। देखिए चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 है, सुमेलित करना है, इनको मिलान करना है। जल्दी से बताइए, आपको सबसे आसान आप चीज देख लीजिए किस किसका होता है। तो देखिए दोस्तों, एम्पियर किसका होता है भाई साहब, एम्पियर होता है सर धारा का। किसका होता है, एम्पियर होता है धारा का। ठीक है जी, और आपका जूल किसका होता है, वॉट किसका होता है, वॉट, वॉट होता है सर जी पावर का। ठीक है, वोल्ट किसका होता है, वोल्ट होता है सर जी विभवांतर का। और भाई साहब कैलोरी जो होता है वो किसका होता है, कितने कैलोरी, जूल है। कार्य का, वर्क का क्या होगा, वर्क का कार्य का क्या होगा, सॉरी वर्क का क्या होगा, जूल होगा। ठीक है, वर्क का क्या होगा, वर्क का क्या होगा दोस्तों, जूल। ठीक है, और कैलोरी का क्या होगा, आपका ऊष्मा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपको मिलान करना है। तो वोल्ट का क्या होगा, विभवांतर। आपका कैलोरी का क्या होगा, ऊष्मा। जूल किसका है, कार्य की यूनिट है। और एम्पियर किसकी है भाई साहब, धारा, करंट की है। और वॉट किसकी है, शक्ति की। ठीक है जी, ध्यान रखें भाई, विशेष तौर पर ध्यान रखें। चलिए बच्चों, वेरी गुड, शानदार, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 है, दूध किस विलयन के अंदर आता है भाई, दूध जो होता है किस सॉल्यूशन के अंदर आएगा, पायस के अंदर आएगा, ठोस सॉल्ट के अंदर आएगा, ठोस के अंदर आएगा, स्मोक के अंदर आएगा। तो ध्यान रखना, दूध किस विलयन के अंदर आता है, तो दूध आता है पायस, जिसको हम बोलते हैं इमल्सन, इमल्सन के अंदर आता है। और इमल्सन एक कोलाइडी सॉल्यूशन है, कैसा है, कोलाइडल सॉल्यूशन है। ठीक है जी, कोलाइडल सॉल्यूशन होता है कौन, दूध। ठीक है, दूध एक कोलाइडी सॉल्यूशन होता है मेरे बच्चे। ठीक है जी, कोलाइडी सॉल्यूशन होता है दूध, लिक्विड लिक्विड का मिलना होता है, सॉल्वेंट जो होता है उसके अंदर क्या मिलता है, सॉल्यूट मिलता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, अपभ्रंश कैसा है, अपभ्रंश जो माइका होता है वो क्या है, ये ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का कुचालक है। ये बात तो गलत कह रहा है भाई, ऊष्मा का चालक है तथा विद्युत का कुचालक है, चलो ये बात सही है। ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का चालक है, बिल्कुल गलत बात है, करंट नहीं आता है। और भाई साहब अगला क्या है, ऊष्मा का कुचालक विद्युत का सुचालक, ये बात भी गलत है। तो ध्यान रखना, जो आपका माइका होता है ये ऊष्मा का चालक होता है और विद्युत का क्या होता है, आपका कुचालक होता है। आपने कभी देखी होगी प्रेस के अंदर क्या होता है, इसके नीचे एक सीट होती है जिसको हम बोलते हैं माइका, तो यही गर्म करती है इसको, माइका जो होता है। और एक ऐसे होती है जैसे प्रेस करते रहते हो, तो प्लेट होती है, ये क्या करती है, हीट का तो कंडक्टर है, हीट का कंडक्टर है मेरे दोस्तों, इसमें से हीट तो निकल जाएगी, परंतु भाई साहब इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है। ठीक है, बैड कंडक्टर है, इसमें से भाई साहब आपका इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजरती है, नहीं तो करंट मार दे करती है, आप तो नीचे से प्रेस। ठीक है जी, ध्यान रखा बच्चों। ठीक है जी दोस्तों, तो लगभग 40 क्वेश्चन किए हमने, बड़े शानदार क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन रहे हैं मेरे दोस्तों। यदि वीडियो अच्छी लग रही है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। यदि आप चाहते हैं भाई साहब कि आपके लिए प्रत्येक दिन ऐसे क्लास लाएं तो थोड़ा सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों अपने भाइयों के पास शेयर कीजिए। चलते हैं, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।